हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने जो सिक्स्थ क्लास है उसके इतिहास की बुक को शुरू किया हुआ है और उसके अंतर्गत हमारा जो आज 8वां चैप्टर है वो डिस्कस होने वाला है। 8वां चैप्टर है हमारा 8वां अध्याय है खुशहाल गांव समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम विभिन्न जो टॉपिक्स रहेंगे, विभिन्न हमारे जो जो सब टाइटल्स रहेंगे, उपशीर्षक रहेंगे, उनके अध्ययन साथ साथ हम अध्ययन करते चलेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, हम बार बार ये बातें बताते हैं कि ये किताबें जो हैं इनमें हर लाइन अपने आप में क्या होती है, क्वेश्चन होती हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर कोई भी पंक्ति यहाँ से उठा ली जाती है और क्वेश्चन बन जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो एक छोटे से कहानी के साथ शुरू होती हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी कहानी दी हुई है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर। यानी लोहार की दुकान पर प्रभाकर क्या लेने गया, क्या कुछ किया, उसने क्या देखा वहाँ पर, वहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। देखिए, प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। प्रभाकर क्या देख रहा था, लोहार जो हैं लोहे को पीट पीट करके उसके तरह तरह की कुछ चीज़ें बना रहे थे। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हांसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। यानी किस प्रकार से प्रभाकर ने उन लोगों की क्रिया को देखा और किस प्रकार से उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हुई, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि लोहे के औजार और खेती, यानी खेती के अंदर लोहे के कौन कौन से औजार इस्तेमाल किए जाते थे, उन सभी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात नहीं है। ये लोहे का इस्तेमाल जो है आज से लगभग 3000 साल पहले इस महाद्वीप के अंदर हुआ करता था। यदि सही मायने में देखें तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जब अपना वैदिक काल शुरू होता है तो वैदिक काल के लोगों को क्या था, लोहे की जानकारियाँ थी। तो वैदिक काल के लोग जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों से जो चीज़ें थी वो लोहे से बना लेते थे। जैसे कि लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। कब? आज से लगभग 3000 साल पूर्व के आसपास। और यदि हम 2500 वर्ष पूर्व की बात करें तो उस समय तो लगभग इन सभी चीज़ों के क्या बनाए जाने लग गए थे, औजार बनाए जाने लग गए थे। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण काल, मेगालिथिक्स जो पीरियड है उस दौरान ये सभी चीज़ें जो हैं काफ़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हम अध्याय 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए कहाँ से हमारा डिस्कशन शुरू हो रहा है। 2500 वर्ष पहले, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। ये इसका प्रमाण कहाँ पे मिला हमें? खेती के अंदर। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ा। कृषि का उत्पादन किस चीज़ से बढ़ा था? लोहे के फाल से कृषि का उत्पादन बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? इससे देखिए, लोहे का फाल जो बना तो उससे जो लकड़ी के हल थे उनकी अपेक्षा इसको भूमि की जुताई करना आसान था, भूमि को ज़्यादा गहराई तक जोतना आसान था। दूसरा, इससे क्या बनाए गए, लोहे के जब मिट्टी की गहराई तक जुताई हुई तो उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ, राजा लोगों का क्या बढ़ा, टैक्स बढ़ा। राजा लोगों ने राजस्व वसूली बढ़ाई। और ये सभी किससे हुआ? सिंचाई की सुविधाएं से। क्योंकि लोहे के औजारों के आने से क्या हुआ कि नदियों का जाल भी बिछाया गया था। नदियों की गहरी खुदाई की जा सकती थी, वहाँ पे पानी आता था और उस पानी से क्या की जाती थी, खेतों की सिंचाई की जाती थी। खेतों की सिंचाई होती थी तो उत्पादन बढ़ता था तो लोगों की इनकम बढ़ती थी तो राजा का जो है राजस्व वो भी बढ़ता था। तो ये सभी चीज़ें एक तरह से इन चीज़ों से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर देखिए, औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनिए। पहला क्या है? ये आपका हंसिया है। ये क्या है? ये हंसिया, जिसको हम दराती भी बोलते हैं। ये आपकी कुल्हाड़ी है। ऊपर संडासी भी दी हुई है। लोहे की ऐसी चीज़ों 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। यहाँ पर देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, क्या क्या कदम उठाए गए थे? देखिए,
समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना काफ़ी मुश्किल था। देखिए, जैसा कि हमने अभी भी जाना, पहले लकड़ी के हल होते थे, लेकिन जैसे ही लोहे की फाल जो है वो लोहे की बनी, जो हल की फाल है वो लोहे की बनी, तो उससे ज़मीन को गहराई तक खुदाई करना उसका आसान हो गया, जुताई करना। इससे क्या हुआ, बीजों की रोपाई आसानी से हो सकती थी, ज़्यादा गहराई तक बीजों को रोपा जा सकता था। जैसे जैसे कृषि के विकास में नए नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, इन सभी के अंदर क्या हुआ, उसी तरह की सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए जा रहे थे, तो उस समय इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है काफ़ी बढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए चार्ट में तुम्हें सिंचाई के लिए परिवर्तन जो दिखाए हैं, खाली स्थानों में उनके वो भरना आपको। तो जैसा कि हमने ऊपर बढ़ाया, राजा को सेना और महल किले बनवाने थे, इसके लिए क्या चाहिए था, किसानों से कर लेते थे। किसान क्या करते थे भाई, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया, यहाँ पर आएगा उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई संभव थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या था भाई, यानी उत्पादन बढ़ाना जरूर था। उत्पादन किससे हो सकता था, किससे बढ़ सकता था, सिंचाई से संभव था। सिंचाई के लिए क्या बनवानी जरूरी थी, नहरें बनवानी जरूर थी, लोहे के फाल बनवाने, लोहे के औजार ज़्यादा थे, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन से क्या हुआ, राजा का राजस्व बढ़ा, और राजस्व बढ़ा तो राजा ने और अधिक गाँवों को समृद्धशाली बनाने के लिए और अधिक नीतियों का पालन किया। तो गाँव में ऐसे कौन लोग रहते थे, गाँव में कौन लोग रहते थे, सबसे पहले उनके बारे में जानिए। तो देखिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तर हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से ये लोग थे, एक तो था भूस्वामी। दक्षिण के अंदर, तमिल के अंदर बड़े भूस्वामियों को क्या बोला जाता था, वेल्लाल बोला जाता था, वेल्लल्ला कहा जाता था। तमिल के अंदर ऐसे बड़े भूस्वामी को वेल्लल्ला कहा जाता था। जो साधारण हलवाहे थे, जो हल चलाते थे, खेत भूमि की जुताई करते थे, उनको उणवार कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर थे, इनको दास या कड़ेसियार कहा जाता था। यानी 3 प्रकार के लोग अवश्य रहते थे, और इन्हीं लोगों को अधिमई भी कहा जाता था, अधिमई। तो आपको ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, जो बड़े भूस्वामी थे उनको वेल्लल्ला, साधारण जो हलवाए थे, जो हल से भूमि की जुताई करते थे, उनको उणवार, भूमिहीन मजदूर दास या कड़ेसियार, या इन्हीं को अधिमाई भी कहते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता, ग्राम भोजक कहलाता था। कहाँ पर, देश के उत्तरी हिस्सों में, यानी आजकल जिधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाला, उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, इधर ग्राम का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था, भोजक बोला जाता था। क्या बोलते थे उसको, भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी जो भोजक का पद था वो पीढ़ी दर उन्हीं लोगों का बना रहता था। यानी कि यदि आप, ये पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जमींदार, जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, और हमने अभी बताया बड़े भूस्वामी को क्या बोला जाता था, बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, वेल्लल्ला। क्या बोला जाता था, वेल्लाल। ये वेल्लाल कहलाते थे। बड़े भूस्वामी क्या कहलाते, वेल्लाल कहलाते थे। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। दासों को क्या बोला गया था, अभी हमने ऊपर बताया था, कड़ेसियार या आदिमई। कड़ेसियार या आदिमई इन मजदूरों को कहते थे। इसके अलावा प्रभावशाली होने के कारण ये लोग क्या काम करते थे भाई, राजा प्राय कर वसूलने का काम करते थे। इन्हीं को सौंप देते, किन लोगों को, जो इनको ये मजदूरी का काम करते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कौन, ये वेल्लाल, जो ग्राम भोजक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी थे। ग्राम भोजकों के अलावा और कौन थे भाई, स्वतंत्र किसान भी होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। गृहपति, इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते हैं। गृहपति कौन थे, छोटे छोटे किसान। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। यानी दूसरों की ज़मीन पर काम करने वाले लोग क्या कहलाते थे, कर्मकार कहलाते थे। ठीक है। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार लोग भी रहते थे। शिल्पकार लोग, शिल्पकार कौन लोग होते हैं, जो अपने आजीविका चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो छोटे मोटे अपने हस्तकला से संबंधित कार्य करते हैं। तो प्राचीन तमिल रचनाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। यहाँ से ये टॉपिक की, ये जो बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
ठीक है। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम कहते हैं। क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, संगम किसे कहते हैं, संगम साहित्य किसे कहते हैं। तमिल की प्राचीन जो रचनाएं हैं, तमिल भाषा की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य क्यों कहा जाता है, इसको देखिए। यहाँ पर क्या होता था कि तमिल क्षेत्र के जितने भी लोग होते थे, जितने भी कवि लोग होते थे, वो सभी इकट्ठा होकर के यहाँ पर संगोष्ठियाँ करते थे, और उन संगोष्ठियों के अंदर जो चर्चाएं होती थी, उन चर्चाओं को लिपिबद्ध किया जाता था। यही आगे चल कर के क्या कहलाया, संगम साहित्य कहलाया था। इनकी रचना आज से लगभग 2300 साल पहले की गई है। इन्हें संगम इसलिए कहा गया है क्योंकि मदुरई, जो कि आप मानचित्र में देखेंगे, मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु के आसपास वाला जो एरिया है, वो यहाँ पे कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। जो अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि जो कवि लोग थे वो एक जगह इकट्ठे होते थे, चर्चाएं होती थी, कविताएं करते थे, और उनको लोग लिख लेते थे। इन्हीं को बाद में क्या कहा गया, संगम साहित्य कहा गया। इनका जो संकलन था, गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में ही पाए जाते हैं। यानी गाँव में जो ये कड़ेसियार है, अधिमई है, ये संगम तमिल के नाम हैं, तमिल क्षेत्र में इनको बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए, नगर क्या कहती हैं, नगर क्या कहते हैं, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व क्षेत्र। देखिए, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक क्या है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जहाँ पर पाई जाती हैं, उनको जातक कथाएं कहा जाता है। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, आम लोगों के अंदर प्रचलित थी। इनका प्रचलन किन्होंने किया, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं, उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ, और इनका संकलन किन्होंने किया, बौद्ध भिक्षुओं ने। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो देखिए, उस कहानी को पढ़ते हैं। एक निर्धन की चतुराई। देखिए, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके पास क्या था, एक मरा हुआ चूहा था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। यानी वो चूहा जो उसने किसको दिया, एक जो भोजनालय था जिसने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा था, उसको उसने दिया, और उसकी बिल्ली के लिए एक भोजन के तौर पर उसको दिया था। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी हुई टहनियों और पत्तों से भर गया था। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा था। किसका माली, राजा के बगीचे में जो माली रहता था, वो माली। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। माली ने तुरंत हाँ भर दी कि ठीक है, पत्ते और लकड़ियां आप ले जाना, लेकिन इसकी सफाई होनी चाहिए। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले मैं उन्हें एक एक मिठाई दूंगा। बच्चों को एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास और अधिक पैसे आ गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। ये देखिए कितनी चतुराई से काम ले रहा है ये एक निर्धन। यानी जो पैसे आए उसके लकड़ियों से उसने एक बर्तन खरीदा। बर्तन को भर करके वो ऐसे जगह पे गया जहाँ लोग घास काट रहे थे। 500 लोगों को उसने वहाँ पानी पिलाया। लोगों ने खुश होकर उस व्यक्ति से कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने तत्काल तो कुछ नहीं मांगा। मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे इसकी आपकी मदद की आवश्यकता होगी। यानी तत्काल उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उसके लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यानी 500 घोड़ों के साथ व्यापारी आ रहा है और अब उन घोड़ों के लिए चारे का प्रबंध करना था। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों को याद किया और उनके पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास
तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिले तो उसने इस युवक की 1000 रुपये में वो घास खरीद ली। तो देखिए किस प्रकार 1 रुपये से 1000 रुपये बनाए इस व्यक्ति ने। एक निर्धन की कहानी देखिए किस प्रकार से उसने ये तैयार किया। तो ये देखिए किस प्रकार से, यानी प्राचीन नगरों के अंदर लोग कैसे अमीर होते, कैसे समृद्ध हुए। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चला। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। कलात्मक ढंग से यानी अपने कलाओं के अंदर उनको अपने जगह देते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ से लोग आते जाते थे, जहाँ से लोग गुजरते थे, ताकि लोग उन्हें देखें, उन्हें देखकर उनकी प्रशंसा हो, और प्रशंसा होने के बाद उनकी जो है बिक्री बढ़े, उनका जो व्यापार है वो बढ़े। ये देखिए ये कुछ बर्तन बनाने की कला है। ये देखिए दिल्ली में मिला वल्लकोप। ये किस प्रकार से कुआं बनाया जाता है। कुछ सर्कल टाइप के बर्तन होते हैं, उनको किस प्रकार से एक के बाद एक रखा जाता है। ये हड़प्पा व्यवस्था से कैसे अलग है ये देखिए। नीचे सांची की मूर्तिकला या मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य दिया हुआ है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में विस्तार से पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों की बनी हैं या फिर लकड़ी या फिर पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की है या और इसकी छत का ये देखिए ये क्या है, ये लकड़ी से बना हुआ है सारा मिस। तो देखिए अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी बने। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे हुए होते थे। परकोटे क्या होते हैं, जो छज्जे होते हैं उनको परकोटा बोला जाता है। जैसा कि तुमने ऊपर के चित्र में देख भी रहे हो, अनेक शहरों में वल्लकूप भी मिले हैं। वल्लकूप यानी जो कुएं थे, कुओं के अंदर गोलाकार चिनाई की हुई थी। वल्लकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वल्लकूप लोगों के घरों में होते थे। वल्लकूप प्रत्येक घर के अंदर होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी या मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक मकान नहीं टिक पाए होंगे। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, यानी इन फ्यूचर इनके बारे में भी जानकारियाँ मिल सकती हैं। अभी जो नगर पक्के थे उनके बारे में जानकारियाँ जो पुरातत्वविद हैं वो हासिल कर पाए हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों के द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन स्थानों पर पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने विस्तार से लिखा। ये भरूच में ढूंढिए, भरूच को ढूंढिए। भरूच कहाँ पर है, ये भड़ोच को ही भरूच बोला जाता है, अपने गुजरात वाला एरिया। अब इसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। देखो उसने क्या बताया है, वर्णन ये दिया हुआ है यहाँ पर। बेरीगाजा, ये भरूच को बोला जाता था बेरीगाजा, यूनानी नाम है बेरीगाजा। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज़ ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था, यानी विदेशों से यहाँ पर ये चीज़ें आती थी। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यानी ऊपर वाली चीज़ें जो हैं ये वस्तुएं भारत में मंगवाई जाती थी बोरीगाजा पर, और बोरीगाजा से इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लेके आते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े इसके अंदर शामिल होते थे, जो बोरीगाजा के अंदर राजा के लिए लाए जाते थे। यहाँ पर आज चलो आहत सिक्कों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आहत सिक्के किन्हें कहते हैं। देखिए आहत सिक्कों के बारे में, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल हो सकते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था,
बल्कि इन पर कुछ चिन्ह या ठप्पे लगाए जाते थे, यानी जो राजा होता था उसकी जो मोहर होती थी जो टकसाल के अंदर, वही उस पर मोहर लगाई जाती थी, इसलिए इनको आहत सिक्के कहते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए गए हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे सिक्के। ये आहत सिक्के हैं उस समय के ये आहत सिक्कों के दर्शाए गए हैं कौन कौन से सिक्के जो उस समय प्रचलन में थे। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं सिक्कों के बारे में। जो सिक्कों की कहानी है इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।